A very good morning everyone. Welcome to our daily session of the current affair analysis जिसमें हम द हिंदू न्यूज़ से important न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करते हैं. So moving on to the first न्यूज़ आर्टिकल जो फ्रंट पेज पे है which is related to a सुप्रीम कोर्ट का जो एक डायरेक्शन आया है that reforms at the NTA must be enduring say सुप्रीम कोर्ट. तो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है दैट जितने भी आप चेंजेस कर रहे हो, जितने भी ये रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हो, किसमें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में. और ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, ये नीट वगैरह एग्जामिनेशन का पेपर कंडक्ट कराती है. तो इसमें क्या है, आफ्टर द नीट का पेपर लीक के बाद, वो कॉन्ट्रोवर्सी के बाद क्या है, इसमें काफी चेंजेस करने की बात करी गई. इसको स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए और क्या, एग्जामिनेशन सिस्टम को लीक प्रूफ बनाने के लिए गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स. तो सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि अब ये नहीं है कि आप रिफॉर्म्स कर रहे हो तो एक पेपर में वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं और नेक्स्ट पेपर जब फिर से होगा तो फिर से वही सिचुएशन हो जाए. तो जो भी रिफॉर्म्स करो दैट शुड बी एंड्योरिंग, वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, राइट. एंड देन दे आर सेइंग कि आप क्या करो, यू आर फॉर्मिंग कमेटी आफ्टर कमेटी. पहले भी एक कमेटी बनी थी 2024 में, राइट, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के राधाकृष्णन. और 2024 में कमेटी बनी थी, ये भी नीट से रिलेटेड ही बनी थी. किनकी लीडरशिप के अंडर, के राधा कृष्णन. एंड हु इज के राधा कृष्णन, ही वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो. तो इनकी रिकमेंडेशंस के इन्होंने भी रिकमेंडेशंस दिए थे कैसे क्या है पूरे नीट के जो एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे आप क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हो, राइट. अब उस इसने जो इतनी रिकमेंडेशंस दी उसका तो कुछ भी नहीं हुआ. अब आपने फिर से, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हुई, तो आपने एक नई कमेटी बना ली है, सेकेंड कमेटी अगेन फॉर suggesting reforms in the NEET NTA system, right. And अभी वाली जो कमेटी, this is under the नंदन नीलकानी. तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप क्या कर रहे हो, यू आर जंपिंग फ्रॉम वन कमेटी टू अनदर कमेटी, यू आर जस्ट फॉर्मिंग कमेटीज. कुछ आप उनकी रिकमेंडेशंस का क्या कर रहे हो, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो. दैट इट शुड नॉट बी दैट अ कमेटी गिव्स recommendations then a new committee is formed which removes the old one, lock stock and the barrel. So they are saying कि you are just moving haphazardly from one committee to another committee. एक पिछली कमेटी कुछ recommendations देती है, आप उसको फॉलो नहीं करते, उसके लिए एक और कमेटी बना लेते, वो पुरानी जो रिकमेंडेशंस है उसको क्या है निकाल देती है, कुछ नई सजेस्ट कर देती है. सो दे आर सेइंग कि बेसिकली दिस इज नॉट समथिंग विच इज द राइट वे. यू शुड resort to reforms which are enduring and long lasting in nature, right. तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग अ जजमेंट. ओके, नेक्स्ट इज अ गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड हॉकी का जो वर्ल्ड कप हो रहा है. तो वर्ल्ड कप ऑफ हॉकी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था दैट वर्ल्ड कप फॉर हॉकी 2026 is being co-hosted by two countries. याद रखना, it is being co-hosted by Netherlands एंड बेल्जियम. तो दोनों मिलके इसको को होस्ट कर रहे हैं. और दूसरी बात, इस साल के जो हॉकी का वर्ल्ड कप है उसके बारे में यूनिक बात क्या है कि इस बार मेन और विमेन हॉकी के जो टूर्नामेंट्स हैं, दोनों के जो वर्ल्ड कप हैं एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, राइट. सो दिस इज फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है. तो दिस इज वाई दिस इज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है. और कल क्या था, इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी का मैच था जिसमें क्या है, इंडिया हैज वन द मैच विद 5-3. तो पाकिस्तान हैज लॉस्ट बाय 2 गोल्स. तो 5-3 की रेशो से इंडिया ने ये मैच जीता है. तो ये याद रखना है थोड़ा सा. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. झारखंड प्रोटेस्टर्स कॉल ऑफ स्टिर एज द गवर्नमेंट स्क्रैप्स एग्जामिनेशंस, राइट. तो हमने देखा था कुछ दिन से, हम यही देख रहे हैं कि झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड फाइनली क्या है, वहां की गवर्नमेंट ने उनके जो डिमांड्स थे उसको एक्सेप्ट करते हुए क्या है, अप्रोक्सीमेटली 22 एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स हैं उसको कैंसिल कर दिया, राइट. एंड दे सेड 2014 के बाद से जितने भी TDSL ने एग्जामिनेशंस लिए हैं, क्योंकि TDSL वाज अंडर क्वेश्चनेबल सर्कमस्टांसेस में थी और इसके ऊपर क्या इट इज
फेल्ट दैट दिस इज अ टेंटेड ऑर्गेनाइजेशन, करप्शन और ये वो सब के चार्जेस हैं इसके ऊपर। तो जितने भी एग्जामिनेशन इसने कंडक्ट कराए वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, राइट। ये हमने अभी तक देखा। तो अभी फाइनली क्या है, स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट है उसको कॉल ऑफ कर दिया। तो दे आर सेइंग कि हमारी एक दो डिमांड्स रह गई हैं। जैसे उन्होंने क्या है डिमांड की है, जो भी इरेगुलरिटीज हुई हैं उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी की, दे हैव लाइक पुट द डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ने बोला है कि अच्छा ठीक है करवा देंगे। सो बेसिकली क्या है, इस बेसिस पे अभी स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट है उसको दे आर सेइंग कि हमने इसको सस्पेंड कर दिया है। वंस हम वेट करेंगे फॉर 2 मंथ्स, अगर कुछ सीबीआई इंक्वायरी की तरफ बात नहीं मूव करी तो देन हम इसको क्या है प्रोटेस्ट को फिर से रिज्यूम करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी जो प्रोटेस्ट है वो सस्पेंशन मोड में चला गया है। सो ये आपने याद रखना है। Okay, moving on to the next news. Okay. Center has left it to the states to decide the order in which state song should be sung. हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट क्या है, बेसिकली एक केस हुआ मद्रास हाई कोर्ट में, जहां पे क्या है हमने कुछ दिन पहले एक्चुअली ये न्यूज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो पूरा केस समझ आ जाएगा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जब भी कोई इवेंट होगा स्टेट में, राइट, तो आपको क्या है कोई भी पब्लिक इवेंट होगा अगर स्टेट में, तो पब्लिक उस पब्लिक इवेंट में सबसे पहले क्या है तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग आप प्ले करोगे, उसके बाद में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग प्ले करोगे। तो सबसे पहले आप क्या है स्टेट सॉन्ग को प्ले करोगे। तो इस ये जो आई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट की डायरेक्टिव, इसको चैलेंज किया गया था। दिस वाज चैलेंज इन मद्रास हाई कोर्ट, राइट, कि आप पहले स्टेट सॉन्ग नहीं गा सकते हो, आपको पहले नेशनल एंथम ही प्ले करना पड़ेगा, राइट। तो इस बेसिस पे क्या है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो बाद में जब सेंटर से इसके ऊपर अभी हाई कोर्ट क्या बोला है, बेसिकली सेंटर के जो न्यू गाइडलाइंस आए हैं उन्होंने ये फ्री विल दी है स्टेट को कि वो ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं कि पहले स्टेट सॉन्ग प्ले करना है या नेशनल एंथम प्ले करना। तो दे आर सेइंग कि सेंटर हैज लेफ्ट इट टू द स्टेट्स to decide the order in which state song should be sung. Basically क्या है, the Union Ministry of Home Affairs has left the state government to decide the order in which the state song must be played when rendered along with national song and national anthem ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ एन ऑफिशियल इवेंट। तो जब भी कोई ऑफिशियल इवेंट होगी और तीनों चीजें प्ले करनी है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और स्टेट सॉन्ग, राइट। तो ये जो फ्री विल दे दी गई है स्टेट को डिसाइड करने के लिए कि किस ऑर्डर में आप इसको प्ले करना चाहते हो। ये जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं 9 अगस्त 2026 को होम मिनिस्ट्री ने इसके लिए रिवाइज गाइडलाइंस इशू करी है। तो दैट इज वाई मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि अब कोई केस ही नहीं बनता, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो गया। सो बिकॉज इट इज ऑलरेडी अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देयर इज नो इशू। अच्छा, थोड़ा सा याद रखना है तमिलनाडु के स्टेट सॉन्ग के बारे में। तमिल थाई वजुतु इज द तमिल का ये स्टेट सॉन्ग है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज फ्रॉम ओडिशा। तो ओडिशा से रिलेटेड हम एक दो दिन से क्या न्यूज कर रहे थे कि वहां पे क्या है फ्लड की वजह से बहुत नुकसान हो गया, और कल हमने पढ़ा था कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने 1,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किया, राइट। तो आज की न्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू फ्लड। तो आज क्या है, पायलट प्लांट्स in Odisha set to extract valuable rare earth elements from the industrial waste. So basically promoting the concept of circular economy. और क्या है, फोकसिंग ऑन रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, ये सारी चीजों पे फोकस करते हुए क्या एक पायलट बेसिस पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें क्या है आप इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, राइट, उसको क्या है यू आर गोइंग टू टेक दैट वेस्ट एंड उसमें से जितने भी वैल्यूएबल मटेरियल्स मिनरल्स निकल सकते हैं उन सबको एक्सट्रैक्ट करने का एक प्लांट लगाया गया है। और ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से आपको वैल्यूएबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट, इनको क्या है आप फिर से यूज कर सकते हो, राइट, इन द इंडस्ट्रीज। तो उसके लिए क्या है एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया है। सो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। सो फ्लाई एश एंड रेड मड, टू मेजर इंडस्ट्रियल वेस्ट इन ओडिशा। तो दो ये मेजर जो वेस्ट वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक फ्लाई एश और एक रेड मड, राइट। इनको क्या है
प्लांट लगाया गया, इनमें से क्या है जितने भी आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स और वैल्यूएबल मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बॉक्साइट का रेजिड्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करके उनकी फर्दर यूटिलाइजेशन की जाएगी। सो द रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ से जो निकलेंगे वो किस चीज में यूज हो सकते हैं? वी नो रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहाँ, दे आर द क्रिटिकल इनपुट्स इन द टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, फॉर फॉर्मिंग परमानेंट मैग्नेट्स, फॉर इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एंड जो एल्यूमिनियम के जो आपको यहाँ से एलिमेंट्स मिलेंगे, दैट कैन बी यूज्ड एज अ फीडस्टॉक फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एज वेल। सो ये जो आप रिकवरी करोगे of such material from the secondary resources can improve, एक तो resource efficiency बढ़ेगी, right, you it will also supplement the primary sources and it will add industrial value आ जाएगी residue को, right। So basically क्या है, industrial waste का आप क्या है productive utilization कर लोगे। So that is why this thing was in news। तो ये अच्छा initiative है जो कि which is being undertaken by NALCO। NALCO क्या है, National Aluminium Company Limited। तो ये इनके द्वारा ये इनिशिएटिव सपोर्ट किया जा रहा है, ये भी याद रखना है। नाल्को क्या है, एक नवरत्न कंपनी है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना नवरत्न स्टेटस के लिए किसी कंपनी की क्या एलिजिबिलिटी है। किसी कंपनी को अगर नवरत्न स्टेटस मिलता है तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि ये जो कंपनी है क्या ये नवरत्न है, महारत्न है, राइट। तो किस बेसिस पे है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Okay, moving on to the next thing, which is initiative of Kerala government। अब केरला नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हमने कल ही पढ़ा है, केरला का नाम चेंज होकर क्या हो गया, केरलम। सो केरलम्स एंटी ड्रग इनिशिएटिव विल प्रोटेक्ट यू। तो बेसिकली क्या है, वहां पे एंटी ड्रग इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। ऑपरेशन का नाम याद रखना, ऑपरेशन तूफान। So Kerala's anti-drug campaign Operation Tufan has resulted in the registration of more than 10,000 cases, arrest of more than 10,000 people and more than 100 crore से ज्यादा नारकोटिक्स वहां के विद इन 75 डेज ही उन्होंने क्या है इतना सब कुछ अचीव कर लिया। तो 10,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हो गए, 10,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने जो है अरेस्ट कर लिया अंडर दिस इनिशिएटिव एंड बहुत सारा क्या है नारकोटिक्स भी उन्होंने सीज कर लिया विद इन फ्यू डेज ऑफ द लॉन्च ऑफ दिस ऑपरेशन। थोड़ा सा इसका याद रखना, ऑपरेशन तूफान के 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस फर्स्ट इज तूफान स्ट्राइक, तूफान वॉरियर्स एंड तूफान केयर। तो तूफान स्ट्राइक में क्या होगा, एनफोर्समेंट होगी अगेंस्ट द ड्रग ट्रैफिकर्स। तो आप उन पे स्ट्राइक करोगे तो जितने भी ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उसको पकड़ोगे, उनके ऊपर केसेस रजिस्टर करोगे। ड्रग व्हेन वी आर सेइंग तूफान वॉरियर्स, तो ये क्या है, इसमें आपने अवेयरनेस जनरेट करनी है सिटीजन्स में, स्टूडेंट्स में, सो दैट दे फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। एंड देन इज तूफान केयर। तूफान केयर में यू आर प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन टू द एडिक्ट्स। तो तीनों एंगल्स पे काम होगा। आप उनको पकड़ोगे भी, देयर वुड बी एनफोर्समेंट आल्सो ड्रग ट्रैफिकर्स की। देन वॉरियर्स क्या है, उसके आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे, पब्लिक अवेयरनेस। देन क्या, केयर के थ्रू क्या आप उनको रिहेबिलिटेशन भी प्रोवाइड करोगे टू द ड्रग एडिक्ट्स। तो ये सारा इनिशिएटिव होगा अंडर द मिशन, अंडर द ऑपरेशन तूफान। तो याद रखना, आपको सीधा पूछ सकते हैं ऑपरेशन तूफान किस स्टेट से रिलेटेड है, तो केरलम से रिलेटेड है। किस चीज के बारे में, दिस इज अ एंटी ड्रग कैंपेन है। तो ये याद रखना है, 1 लाइनर क्वेश्चन इजीली बन सकता है। Okay, moving on to the next news. Amit Shah to chair Southern Zonal Council in Tamil Nadu। तो बेसिकली क्या है, सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग को अमित शाह जो कि है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, तो ये इसको क्या है, he is going to chair this meeting। तो बेसिकली we need to understand about zonal councils कि what are zonal councils। तो इंडिया में कितने जोनल काउंसिल है, पहले याद रखना है 5 जोनल काउंसिल है, नदरन जोन, सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, राइट। तो 5 हमारे देश में क्या है, जोनल काउंसिल्स हैं, राइट, जो टाइम टू टाइम मीट करती रहती है अपने अपने जोन की डेवलपमेंट और ग्रोथ को डिस्कस करने के लिए और इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, राइट। अब ये जोनल काउंसिल किस टाइप की बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो याद रखना, दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। सो जोनल काउंसिल क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है
और ये कौन से एक्ट के अंदर बनी है? अगर स्टेचुटरी बॉडी है तो एक्ट भी पता होना चाहिए, तो याद रखना दिस इज फॉर्म्ड अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1957। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1957 में, उसने बात करी थी कि देयर शुड बी जोनल काउंसिल्स टू डिस्कस द जोनल लोकल रीजनल इश्यूज, राइट। एक चीज और याद रखनी, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें 4 जोनल काउंसिल्स की बात करी गई है। कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये जो नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल है ना, इसका अपना सेपरेट एक्ट है। दिस इज अंडर अ सेपरेट एक्ट। तो है तो ये भी स्टेचुटरी बॉडी, बट इसका अपना अलग से एक्ट है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट। तो याद रखना ये चीज भी, आपने दोनों को डिफरेंशिएट करना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो दोनों हैं तो स्टेचुटरी बॉडीज, बट जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर कितनी जोनल काउंसिल की बात करेगी? 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो ये नॉर्थ ईस्ट वाली है ये हमने बाद में बनाई है अंडर दी नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट, स्टेचुटरी बॉडी है, राइट। अब इसमें इस बॉडी में क्या होगा, थोड़ा सा याद रखना है। तो जो भी जोनल काउंसिल है, राइट, उसकी जब मीटिंग होगी तो इसको हेड कौन करेगा? दिस वुड बी हेडेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। तभी अमित शाह जी गए हेड करने, तो यूनियन होम मिनिस्टर इसको क्या है? हेड करेंगे। और इस कमीशन के, इस जो काउंसिल है, इसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे? तो इस जोनल काउंसिल में क्या, हर जोनल काउंसिल में डिसाइडेड है कि नॉर्थ जोन में कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी, ईस्ट में कौन कौन सी आएंगी, वेस्ट में कौन सी आएंगी, साउथ में। तो जो जो भी स्टेट्स इन्वॉल्व है उन सारी स्टेट्स के सीएम, अगर कोई यूटी इन्वॉल्व है तो उसका क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर जो भी, अगर वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगाया वो, राइट, वो सब। और हर स्टेट से 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट, इतने लोग वहां पे क्या है, इसके मेंबर होंगे। और इसके टाइमली जो है मीटिंग होती रहती है। तो अभी कौन से जोन की मीटिंग है? याद रखना, दिस इज अ सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग है जिसको अमित शाह जी हेड करने जा रहे हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट द जोनल काउंसिल। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है। सो दिस इज बेसिकली क्या है, एक एक्सरसाइज है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एंड इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल्दी नहीं होती है, 20 साल बाद होती है। तो 20 इयर्स के बाद में क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है। किस चीज को रिवाइज कर रहे हैं? तो रिवीजन किस चीज की हो रही है? दे आर रिवाइजिंग द वोटर लिस्ट। तो देखो इतने सालों में, 20 सालों में क्या होगा, कई बहुत सारे वोटर्स नए आ जाएंगे, बहुत सारे वोटर्स की कईयों की डेथ भी हो जाएगी, राइट, वो वोट डिलीट भी करने होंगे। इट मींस वोटर लिस्ट को क्या है, अपडेट करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। कुछ नई वोट्स ऐड होंगे और कुछ पुरानी डिलीट होंगी, राइट। अब क्या है, मोस्टली ये स्टेट जो देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत सारे लोगों की जो है वोट्स डिलीट हो रही हैं। तो वही इसी से रिलेटेड न्यूज है दैट 73.39 लाख नेम्स डिलीटेड फ्रॉम द तेलंगाना ड्राफ्ट रोल। तो तेलंगाना की जो रिवाइज लिस्ट बन रही है अभी ड्राफ्ट लेवल पे है, लेकिन उसमें से देखने को मिल रहा है कि 73 लाख के आसपास लोगों के वोट्स जो है डिलीट हो गए। सो दिस इज अ ह्यूज नंबर। Okay, moving on to the next news. Pinarayi says center is trying to include NPR in the census work. तो basically as we know census 2027 हो रहा है और ये 2 फेजेस में होगा। फेज 1 कंप्लीट हो गया जिसमें क्या था, सारा हाउस होल्ड डेटा कलेक्ट करना था। और दूसरा क्या है, फेज 2 है। फेज 2 में क्या है, पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करना, पॉपुलेशन इनोमरेशन डेटा, ये अभी चल रहा है। लद्दाख में स्टार्ट हो गया फेज 2, राइट। एंड अभी क्या है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नए आए। तो याद रखना 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे नए हैं जो पिछले सेंसस वगैरह में नहीं पूछे गए, राइट। तो देन देर सेइंग कि आप बहुत सारे, और ये भी याद रखना इस साल का जो सेंसस है ये इंडिपेंडेंस के बाद का फर्स्ट कास्ट सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस।
तो अभी ऑपोजिशन ये भी बोल रही है दैट बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप पूछ रहे हो उनका रिलीजन, पूछ रहे हो इंसान के पेरेंट्स का रिलीजन है, उनका बर्थ प्लेस पूछ रहे हो, तो बेसिकली क्या है, आप एनपीआर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको ही सेंसस के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। इनडायरेक्टली दे आर सेइंग कि आप सेंसस के थ्रू एनपीआर का डेटा कलेक्ट कर रहे हो। व्हाट इज दिस एनपीआर? दे आर सेइंग दैट दिस इज अ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है एनपीआर, जिसमें जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं आप उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। सो दे आर सेइंग कि एनपीआर करके आप बेसिकली मूव करना चाह रहे हो नेशनल लेवल पे एनआरसी करने के लिए। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो दे आर सेइंग दैट इनडायरेक्टली आप सेंसस यूज करके एनआरसी बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज नॉट राइट। तो अभी गवर्नमेंट इसको डिनाई कर रही है, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। So this is also related to the census only. Census 2027 has a nefarious purpose, say Jairam Ramesh. Who is Jairam Ramesh? ये कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है। They are saying कि ये जो सेंसस है इसके गवर्नमेंट के इसमें nefarious purposes, right? And they are asking unprecedented question on the religion, on the birthplace of the parents. So they are saying कि you are basically trying to collect the religious data. ओके, सो नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, विच इज रिलेटेड टू द इंडियाज पुश टुवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। तो बेसिकली क्या है दैट इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश द रिन्यूएबल एनर्जी। हमने बड़े बड़े टारगेट सेट कर दिए, बट दे आर सेइंग कि एक प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, दैट ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स इज बेसिकली थ्रेटनिंग द इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। अब ये कैसे हो रहा है और कैसे जो है ट्रांसमिशन में क्या कमी है, राइट, जो उसको इफेक्ट कर रही है। तो देखने वाली बात ये है कि इनसफिशिएंट ट्रांसमिशन लाइंस हैं, which has emerged as a major obstacle to the India's expansion to the renewable energy capacity. So they are saying that ट्रांसमिशन लाइंस की कमी है जो क्या है ट्रांसमिट करे जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सोलर जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए, राइट, दे आर प्रोड्यूसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन ना क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस की कमी है तो आप उसको क्या है, यू आर नॉट एबल टू कैप्चर दैट। सो दे आर सेइंग दैट इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे सोलर प्लांट्स को कर्टेल करना पड़ रहा है ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। और क्या है, उनकी जो सोलर प्रोजेक्ट्स है वो अपनी कैपेसिटी से कम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। क्यों करें? ये नहीं कि वो कर नहीं सकते, इसलिए करें क्योंकि वहां पे सफिशिएंट ट्रांसमिशन लाइंस ही नहीं है, राइट। So they are saying that around 37% of the renewable energy capacity at substation is affected by curtailment in the northern, western, and southern regions operated under the and this capacity faces 30 to 50 curtailment in a day. So they are basically saying that 30-40% का जो है ये जो लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको कर्टेल कर रहे हो। कर्टेल क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। कैप्चर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके पास क्या है, इनसफिशिएंट ट्रांसमिशन लाइंस है। तो बेसिकली क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, टू हैव अ प्रॉपर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दे आर सेइंग कि अगर हम इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बनाएंगे तब तक ग्रिड कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती। तो सोल्यूशन लाइज इन व्हाट, फॉर्मिंग द इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइंस आपको बनाने पड़ेगी, सो दैट जितनी भी एनर्जी आप कैप्चर कर रहे हो उसको क्या है, ग्रिड पे स्टोर भी कर पाओ। सो दैट इज व्हाई दिस इज बिकमिंग अ ग्रेट इम्पेडिमेंट इन द इंडियाज एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। So I hope this is clear. Okay, moving on to the next news. Okay, so moving on to the editorial page.
तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था अबाउट द जो महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने क्या है क्वेश्चन करा है, इनवाइट करा है, शो कॉज, बेसिकली शो कॉज नोटिस भेजा है 3 सेलिब्रिटीज को विद रिस्पेक्ट टू उनके कुछ एड्स में जिसमें उन्होंने काम करा है, राइट। सो वो विमल इलायची के एड्स में दे हैव वर्क किए। सो यस, महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर ने ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने बेसिकली क्या है समन किया था, शो कॉज नोटिस पे बुलाया था शाहरुख खान और आई थिंक अजय देवगन एंड टाइगर श्रॉफ को फॉर द पार्टिसिपेशन इन द विमल इलायची का ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, राइट। दे आर सेइंग कि यू आर व्हाट पार्टिसिपेटिंग इनटू सरोगेट एडवर्टीजमेंट। तो सरोगेट एडवर्टीजमेंट के चार्जेस के अंडर क्या है उनको समन किया गया था। एंड यहाँ पे हमने यही डिस्कस करना था व्हाट इज सरोगेट एडवर्टीजमेंट, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। सो बेसिकली सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होता है, व्हेन यू रिजॉर्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो क्या है उनकी एडवर्टीजमेंट करना इज इलीगल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप टोबैको का प्रमोशन नहीं कर सकते थ्रू एडवर्टीजमेंट, आप लीकर प्रमोट नहीं कर सकते थ्रू एडवर्टीजमेंट, राइट। अब इनको बेचना तो है तो कंपनीज क्या रिजॉर्ट करते हैं कि दे सिमिलर जैसे प्रोडक्ट्स और सिमिलर ब्रांड की जो एड वो कर लेते हैं एंड वो क्या दिखाते हैं कोई और प्रोडक्ट है, राइट। जो जैसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने को, और वैसी बात कि देखने को जैसे विमल इलायची की बात करते हो, देखने को लगता है वो विमल इलायची की एड है, लेकिन बट अगर ध्यान से देखें और उसको उसका डीपर लेवल पे सोचे तो वो बेसिकली विमल इलायची का एड नहीं है, दैट इज वो टोबैको का जो एड है उसको प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज उसकी जो ब्रांडिंग और उसके प्रोडक्ट की जो स्ट्रक्चरिंग है, राइट, वो और ऑलमोस्ट क्या है टोबैको के पैकेट जैसी है। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि आप सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को जो है सपोर्ट कर रहे हो, राइट। एंड इंडिया में क्या है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट इज बैन, तो ये नहीं कर सकते हो आप किसी भी इलीगल प्रोडक्ट की आप जो है एडवर्टाइजमेंट थ्रू लीगल वेज नहीं कर सकते, राइट। तो सरोगेट एंडोर्समेंट नहीं कर सकते आप टोबैको प्रोडक्ट्स की इंडिया में। तो उसी चीज को क्वेश्चन करने के लिए क्या है वहां की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उनको बुलाया हुआ है। Okay. So moving on to the second editorial, which is saying that before new taxes make every rupee count. तो बेसिकली क्या है अभी तमिलनाडु का बजट सेशन अभी हुआ है, राइट। तो उसमें क्या देखा गया कि स्टेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में चल रहा है, डेट बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू उनका जो है वो बिग डेफिसिट है, बेसिकली वो अपनी सैलरीज पेंशन और जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो पे करना भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ पड़ा है, राइट। तो क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में सबसे इजी तरीका सरकारों के पास क्या रहता है कि अच्छा हम पे नहीं कर पा रहे, अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो अच्छा चलो कोई नया टैक्स लगा लेते हैं, राइट। तो बेसिकली ऑथर इज सेइंग कि नया टैक्स लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो जब कोई नया टैक्स लगाने से पहले इंश्योर दैट मेक एवरी रुपी काउंट, जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करो। सो दे आर सेइंग दैट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टैक्स द स्टेट शुड मेक एफर्ट्स फॉर द एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कलेक्शन। तो आप जो एग्जिस्टिंग आपका रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है उसको अच्छे से कलेक्ट करो। तो बेसिकली क्या है बहुत सारा लीकेज हो जाता है इन द रेवेन्यू कलेक्शन, तो वो आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, तो स्टेट उसको रेवेन्यू जो अपना है कलेक्ट नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, राइट। एंड ये सारे स्टेट्स में ही देखा गया है। तो उसको क्या है आपको अच्छे से एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कलेक्शन तो ढंग से करनी चाहिए, राइट। एंड क्या है जो आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं स्टेट उसको क्या है एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। 10 रुपए का काम आप 100 में मत करो, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, उससे भी आपका क्या है स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी। तो दे आर सेइंग कि एक तो जो आपका रेवेन्यू है उसको बेटर कलेक्ट करो, और दूसरा क्या है अपनी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको एफिशिएंटली करो, राइट। देन इट इज गिविंग द एग्जांपल ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट ओनली, एंड इट इज सेइंग दैट कैग की जो रिपोर्ट आई अगर उसकी बात देखें तो तमिलनाडु की बजट 4.4 लाख करोड़ की थी और इसने स्पेंड कितने किए 4.14 लाख करोड़। तो बेसिकली 33,000 करोड़ के आसपास का अनस्पेंड मनी था, राइट। सो दे आर सेइंग कि आपके पास पैसे तो हैं, आपने उसको स्पेंड ही नहीं किया। अब स्पेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग
एप्ट एफर्ट्स की उस प्रॉपरली उतना जो पैसा उसका एप्ट यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे हो, राइट। सो दे आर सेइंग कि यहाँ पे बात आ जाती है जीरो बेस्ड बजटिंग की। सो दे आर सेइंग कि इसका सोल्यूशन क्या है, आप ऐप क्यों नहीं यूज कर पा रहे, क्योंकि हो सकता है उस डिपार्टमेंट को इस साल इतने पैसों की जरूरत ही ना हो, आपने उसको ओवर सप्लाई कर दिया हो, राइट। सो दे आर सेइंग जीरो बेस्ड बजटिंग पे मूव करो। एंड व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग? सो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या कहता है कि आप पुराने साल का डेटा मत यूज करो उस बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में किसी डिपार्टमेंट को कितने आपने जो है कितने अमाउंट का जो आपने दिया मनी, कितना आपने किसी डिपार्टमेंट को 2024 में दिया, इसके बेसिस पे आप उसको सिमिलर डेटा यूज करके 2025 में सेम डिपार्टमेंट को सेम तरीके से आप मत बजट करो, आप हर साल जीरो से स्टार्ट करो। सो जीरो बेस्ड बजटिंग करो, which will so that an allocation should not continue automatically because it appeared in the last year's budgets, and it should justify its continuation and its amount। अगर आपको इस साल भी उतने ही पैसे और उतने ही बजट चाहिए तो आपको क्या है, उस डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो इतने पैसे का कहाँ और कैसे यूज करेगा, राइट। तो अभी ये यही शो कर रहा है कि आप डिपार्टमेंट्स को समटाइम्स कम पैसे भी चाहिए होते हैं, राइट। किसी ईयर में कुछ ज्यादा हो सकता है खर्चा, लेकिन अगले साल में हो सकता है वो ना हो, लेकिन आपका हर साल पिछले पे बेसिस पे ही आप नेक्स्ट ईयर उनको फिर से फंड कर रहे हो, so that is not a good way। so they are saying that state should what move toward the zero based budgeting की तरफ move करना चाहिए। so it is also saying that the government should work toward department wise performance data alongside comparable figures from other states where available and union government का data। so they are saying कि create database create करो जिसमें क्या है, आप डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखो कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड इसको कैसे कंपेयर करो, इसको दूसरे स्टेट के सिमिलर डिपार्टमेंट से कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल दे आर सेइंग कि आप कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड, तो ये कंपेयर करो कि आपके स्टेट में 1 किलोमीटर रोड बनाने का कितना खर्चा आ रहा है, अच्छा दूसरी जो स्टेट्स है वहां पे कितना आ रहा है, सेंटर अगर बनाते हैं तो उसमें कितना आता है, तो कंपेयर करो एंड यू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको क्या है, बजट को फंड करो। तो अगर उनको नेक्स्ट ईयर पैसा देना है तो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे दो, तो जो डिपार्टमेंट ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा उसको क्या है, नेक्स्ट ईयर आप उतने जो है बजट उसका रिड्यूस करो। सो दे आर सेइंग कि आप इस पे भी फोकस कर सकते हो। सो दीज आर द वेरियस सजेशंस व्हिच द ऑथर इज बेसिकली गिविंग, दैट दे इज सेइंग कि नया टैक्स लगाना इज नॉट द सोल्यूशन। गवर्नमेंट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल एंश्योर कि वो अपने रेवेन्यूज अच्छे से कलेक्ट करे और जो अपने एक्सपेंडिचर्स है उसको अच्छे से एफिशिएंटली स्पेंड करे। सो आई होप दिस इज क्लियर। Moving on to the next, vote of trust. Clean electoral rolls are must, but must not be by weaponized by state. So basically, क्या है? This is talking about the efficiency of election commission. तो election commission की efficiency पे ये article है. So election commission of India के बारे में बात करते हैं तो election commission of India is mentioned under the article 324 के under, it is a constitutional body है। देन ये भी याद रखना दैट इलेक्शन कमीशन जब स्टार्टिंग में बना था ओरिजिनली इट वाज अ ओरिजिनली सिंगल मेंबर्ड बॉडी था, एक ही आदमी था इसमें, पर बाद में इसमें क्या दिस इंक्रीज टू मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। कब बन गया मल्टी मेंबर बॉडी? आफ्टर 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद क्या है, ये जो इलेक्शन कमीशन जो पहले वन मेंबर्ड बॉडी था वो बाद में क्या मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गया। 61st अमेंडमेंट में क्या हुआ था, वोटिंग एज डिक्रीज हुई थी, तो वोटिंग एज डिक्रीज हुई थी 21 ईयर से 18 ईयर्स। अभी 18 ईयर्स का ये जो डेट है कब से आया, 61st अमेंडमेंट से आया। तो 61st अमेंडमेंट ने क्या बहुत सारे नए वोटर्स को ऐड करा और इलेक्शन कमीशन का काम बहुत बढ़ गया, तो इसको क्या बना दिया, मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना दिया। अब क्या है इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और n नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, तो इस टाइम पे 2 हैं, राइट। तो अभी 3 मेंबर बॉडी है एट प्रेजेंट।
अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे और अभी के एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के, ये दोनों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देन थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? सबसे पहले कंडक्ट इलेक्शंस, तो इलेक्शंस कंडक्ट कराना। किस किस के इलेक्शंस करवाएगा? तो पार्लियामेंट में लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शंस, देन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस। तो इन सब लोगों के इलेक्शन कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दो बॉडीज याद रखना, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। इनके इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता। इनके इलेक्शन कौन करवाता है? हर स्टेट का अपना बनता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो कंडक्ट कराता है उस स्टेट के पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। इलेक्शन कंडक्ट कराने के अलावा और क्या काम है? टू ग्रांट नेशनल एंड स्टेट पार्टी स्टेटस। तो किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस देना या किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस देना, ये भी कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जिसको भी दे दे। तो कंडीशंस हैं, जो भी पार्टी उसको क्या है, पॉलिटिकल पार्टी उसको फुलफिल कर लेती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका क्या है, स्टेटस बता देता है कि क्या वो नेशनल पार्टी है या स्टेट लेवल पार्टी है। तो ये भी बताना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रजिस्टर करता है एंड गिव्स सिंबल्स, इलेक्टोरल सिंबल्स, पार्टी सिंबल्स। तो कौन सी पार्टी का कौन सा जो है इलेक्शन सिंबल होगा, वो भी कौन बताएगा? इलेक्शन कमीशन बताता है, राइट। जैसे बीजेपी का क्या लोटस है, कांग्रेस का क्या हैंड है, आम आदमी पार्टी का क्या झाड़ू है, राइट। तो वो सारे जो इलेक्शन सिंबल्स हैं वो आपको रजिस्टर कहाँ पे करवाने पड़ेंगे? यू हैव टू रजिस्टर इट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर सिंबल को लेके डिस्प्यूट हो जाती है तो उस डिस्प्यूट को भी कौन रिजोल्व करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिजोल्व करेगा, राइट। देन इसके अलावा इंडिया, इसका काम क्या है? वोटर लिस्ट बनाना, प्रिपेयर वोटर लिस्ट, एंड इस वोटर लिस्ट को टाइम टू टाइम अपडेट भी करना। तो ये जो अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है, ये भी कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कर रहा है। सो आई होप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको उससे रिलेटेड क्लैरिटी होगी, राइट। अच्छा, रिमूवल प्रोसेस क्या है इलेक्शन कमीशन का? तो इलेक्शन कमीशन जो है, इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको जो है रिमूव करने का प्रोसेस वैसा ही है, सिमिलर टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। और जैसे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हो, बिल्कुल सिमिलर वेज में आप क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हो। और जो दूसरे इलेक्शन कमीशन हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो एज सिमिलर टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो प्रोसीजर है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स का क्या प्रोसीजर है? ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेगी इस इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, तो प्रेसिडेंट उसको क्या है, रिमूव कर देगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सजेशंस पे क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर सकता है, राइट। सो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Okay, moving on to the next news. Oh, so this is a editorial about why is the Supreme Court examining polygamy again. तो बेसिकली क्या है, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन साइन करी है, तो 5 पिटिशनर्स है जिन्होंने द सेक्शन 2 ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। और ये सेक्शन 2 जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, ये क्या है, ये अलाउ करता है, दिस अलाउस पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है? दैट अ पर्सन इज अलाउड टू हैव मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा आप बीवी रख सकते हो। तो ये अलाउड है अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ के सेक्शन 2 में। तो बेसिकली क्या है, पिटिशनर ने सेक्शन 2 को चैलेंज किया। दे आर सेइंग दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज
against article 14, 15 and 16. तो basically they are saying that it is against the right to equality. तो right to equality के against है, because it is in discriminating women of a particular religion because of their religion. So they are saying that irrespective of religion और gender क्या है, सबको equality का हक होना चाहिए. तो उसी बेसिस पे ये जो सेक्शन 2 है, ये दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी. तो इसको चैलेंज किया गया है, राइट. सो अभी इसके ऊपर जजमेंट आना है. सो व्हाट हैज द कोर्ट रूल्ड बिफोर. तो पहले भी ऐसे इन चीजों पे केसेस हो चुके हैं. तो याद रखना है 1995 का सरला मुदगल केस. सरला मुदगल केस कब हुआ था? 1995 में. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट किया था. क्या प्रोहिबिट किया था? दैट कि कोई इफ देयर इज अ हिंदू मैन और वो किसी और से शादी करना चाहता है बट वो पहले ही मैरिड है, अब वो क्या सोचे कि अच्छा इस्लाम में तो अलाउड है 4 शादियां, तो मैं क्या कन्वर्ट हो जाता हूँ किसमें? इस्लाम में, और बाद में अपनी सेकंड मैरिज कर लूंगा. तो उन्होंने बोला ऐसी मैरिज जो है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. कि अगर कोई हिंदू आदमी, राइट, सिर्फ इसीलिए कन्वर्ट हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिंग फॉर द सेकंड टाइम, तो ये इलीगल होगा. इस केस में सेकंड मैरिज तभी रिकॉग्नाइज होगी अगर वो आदमी कन्वर्ट होने से पहले क्या अपनी पहली वाली मैरिज को डिसॉल्व करे. तो बेसिकली आप ये जो कन्वर्जन कर रहे हो जस्ट फॉर गेटिंग सेकंड मैरिज, वो क्या है? इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ये कब बोला था? सरला मुदगल केस में बोला था, राइट. एंड सिमिलर जजमेंट इन लिली थॉमस केस भी आई थी जो 2000 में हुआ था. एंड यहाँ पे भी बोला था दैट सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर फीन कन्वर्जन इन इस्लाम वाज इलीगल एंड दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पिनल एक्ट. तो ये याद रखना है. सो बेसिकली अभी सुप्रीम कोर्ट फिर से इसको रिव्यू कर रहा है कि क्या ये जो सेक्शन 2 है इसको अभी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटाएंगे कि नहीं, बट देखने वाली बात है. एंड ये जो 5 पिटिशनर है इसमें से इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से 2 पिटिशनर वो हैं जिन्होंने पहले भी इस्लाम से रिलेटेड कुछ जो है प्रोविजंस उसको चैलेंज किया हुआ है, राइट. दे हैव आल्सो चैलेंज द ट्रिपल तलाक इन द फेमस शरिया बानो केस. तो इनमें से 2 पिटिशनर वो हैं जिन्होंने शरिया बानो केस में ट्रिपल तलाक को भी चैलेंज किया था. और उसके बाद में एज वी नो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जजमेंट आई थी दैट ट्रिपल तलाक इज इलीगल इन इंडिया. एंड बाद में गवर्नमेंट में एक्ट भी पास किया था जिसने ट्रिपल तलाक को क्या है एक पनिशेबल ऑफेंस भी बना दिया था. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ वेरियस केसेस इन इंडिया. तो ये आपने याद रखना है. शरिया बानो केस भी याद रखना है, सरला मुदगल केस भी याद रखना है, और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. दूसरी चीज यहाँ पे याद रखनी, कौन सा सेक्शन चैलेंज हुआ है? सेक्शन 2 चैलेंज हुआ है ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ. ओके, आई थिंक दिस वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज न्यूज़पेपर. तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स थे हमने कवर कर लिए. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. इफ यू हैव एनी डाउट राइट अस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. लेट्स मीट टुमारो for the next session again. Thank you so much. Till then, study well.